नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने अनाउंसमेंट किया था कि हम एक क्विक रिवीजन कोर्स शुरू करेंगे। क्विक रिवीजन कोर्स QRC कोर्स है हमारा, जो उत्तर प्रदेश PCS और UPSC ये खास इसी के लिए बनाया गया है। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें GS आता है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री आती है, या फिर कोई भी GS आता है, उसके लिए क्विक रिवीजन कोर्स बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है, बहुत ही लाभकारी साबित होगा। एक बार आप वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो क्विक रिवीजन कोर्स का ये हमारा वीडियो है। अगर इस वीडियो का आपको PDF पाना है तो आप PDF के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। एक व्हाट्सएप है और दूसरा टेलीग्राम है। जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा वो 9415790665 है, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में तो दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे 500 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो सीरियस स्टूडेंट हैं, और उनको मैं PDF प्रोवाइड करता हूँ। जैसा कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि हम जो है वो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज अपने चैनल पर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। किसके लिए? प्रीलिम्स 2023 के लिए, और UPSC और स्टेट PCS दोनों के लिए कर रहे हैं फिलहाल में। और जो UPSC का हमने लिया है वो दृष्टि IAS का और विजन IAS का टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं UPSC के लिए। और स्टेट PCS उत्तर प्रदेश PCS के लिए हम कर रहे हैं अपना ध्येय IAS और दृष्टि IAS दोनों उत्तर प्रदेश PCS की कराते हैं। तो दोनों की टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं। ये सारी टेस्ट सीरीज का हम PDF भी प्रोवाइड करते हैं अपने ग्रुप पर, जो मैंने बताया है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और खास वीडियो, बहुत ही खास वीडियो इसलिए है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप एक बार पूरे इतिहास पर नजर डाल सकते हैं। मोटे तौर पर जब अंग्रेजों का आगमन होता है भारत में, जब अंग्रेजों का आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, तब से लेकर के आज़ादी तक, जब तक भारत में आज़ादी मिली तब तक कितने गवर्नर हुए, कितने गवर्नर जनरल हुए और कितने वायसराय हुए, और इनके क्या क्या काम रहे, क्या क्या इनका योगदान रहा, इन्होंने इनके शासनकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ये भी इसमें कवर किया गया है। अगर आप पूरे इतिहास का ओवरव्यू चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हो या फिर आप UPSC की कर रहे हो, या फिर आप किसी SSC या बैंक रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों तक। मेरा नाम है सूरज शुक्ला। चलिए तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्या दिया है? ब्रिटिश गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय कितने हुए उनका पहले नाम दिया है, उसके बाद एक एक करके सबका योगदान है। ठीक है, पहले नाम देख लेते हैं हम। बंगाल के जो पहले जो हुए, बंगाल में आई थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जब अपना प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद से उनको दीवानी अधिकार मिला। जब बंगाल के गवर्नर जनरल अनाउंस हुए तो सबसे पहले कौन बना? क्लाइव, फिर वेंसीटार्ट, वेरेलस्ट और कार्टियर, वॉरेन हेस्टिंग, ये बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। ठीक है, बंगाल के कितने गवर्नर थे, सॉरी गवर्नर ना कि गवर्नर जनरल। ठीक, अब बंगाल के ही बाद में जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल बन गए। पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, जो कि बंगाल के लास्ट भी गवर्नर थे। बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, फिर सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन वार्बलो और लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स और लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये हुए गवर्नर जनरल। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ वही बाद में भारत का गवर्नर जनरल कहलाया। अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, वही भारत का पहला भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल से निकल के भारत की बात आ गई है। तो पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। चार्ल्स मेटकॉफ उसके बाद थे, फिर लॉर्ड ऑकलैंड थे, फिर लॉर्ड एलनबरो थे, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, फिर लॉर्ड डलहौजी, फिर लॉर्ड कैनिन। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त होकर के वायसराय का पद आया, तो जो वायसराय बना वो पहला भारत का वायसराय कौन कहलाया? वो जो भारत का गवर्नर जनरल था अंतिम, तो पहला कौन था? लॉर्ड कैनिन। इसको आप लोग समझ पा रहे होंगे।
तार को कैसे जुड़ा हुआ है ये। तो पहला जो गवर्नर, पहला जो वायसराय था वो है हमारा लॉर्ड कैनिंग, उसके बाद लॉर्ड एल्गिन प्रथम, फिर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, फिर लॉर्ड लिटन, फिर लॉर्ड रिपन। ये हुए हमारे भारत के वायसराय। ठीक है, ये वायसराय कहलाए। इनका नाम बहुत आता है, मिलान जैसे आता है ना, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, उसमें ये बहुत आता है। और दूसरा ये कि कालक्रम के अनुसार किसका कालक्रम कैसा रहा, 1 2 3 के क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, या फिर क्या ये युद्ध किसके कौन, जब ये युद्ध हुआ था, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ था, तो इस समय कौन बंगाल का गवर्नर जनरल था। ये सारे बहुत सारे सवाल आते हैं इससे। तो उसके बाद जो है कौन से हुए, लॉर्ड रिपन हुए, लॉर्ड रिपन के बाद लॉर्ड डफरेन, फिर आपके लैंसडाउन, फिर लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड मिंटो, फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, इरविन, वेलिंगटन, लिनलिथगो, वेवल और माउंट बेटेन। ये थे अंतिम वायसराय भारत के जो थे लॉर्ड माउंट बेटेन। ये था हमारा पूरा ओवरव्यू। अब एक एक करके हम देख लेते हैं किसके शासनकाल में क्या घटना घटित हुई थी। तो पहले जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे कौन, वो हैं क्लाइव। क्लाइव का जो काल रहा है वो 1757 से लेकर के 1760 पहला, और दूसरा काल फिर इनका कालक्रम आया था 1765 से 1767, यानी कि 57 से 60 3 साल तक इधर रहे थे। उसके बाद 65 से लेकर 67 तक दोबारा ये बने थे, बीच में कुछ काल 5 साल का गैप था। ठीक है, जो लॉर्ड क्लाइव थे इनके समय में जो घटनाएं घटित हुई वो कौन कौन सी घटनाएं थी, देखिए। पहली घटना प्लासी का युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, जब बंगाल का गवर्नर था क्लाइव। दूसरा, अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के समय, ये फैक्ट याद रखिए, बंगाल में द्वैध शासन आया था। इन्हीं के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल जो क्लाइव थे, इन्हीं के शासनकाल में आया था अपना बंगाल में द्वैध शासन। और तीसरा जो हुआ था, श्वेत विद्रोह भी हुआ था। कर्मचारियों द्वारा उपहार लेने पर प्रतिबंध भी लगा था, क्लाइव ने लगाया था। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। सेना के 3 केंद्र इलाहाबाद, मुंगेर, बांकीपुर जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। राजा सीताबराय के बिहार, मोहम्मद रजा को बंगाल तथा राय दुर्लभ को ओडिशा के उप दीवान के रूप में नियुक्त किया था इन्होंने ही। क्लाइव को सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि उमरा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी क्लाइव को, तो आप लोग को याद रखिए सलावत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा इनको ये उपाधि प्रदान की गई थी। ये थी क्लाइव की बात। आगे देख लेते हैं, अगला कौन है, वेंसीटार्ट। ये था क्लाइव के बारे में। दूसरा है वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट का जो कार्यकाल रहा वो 1760 से 1765 के बीच में रहा। इनके काल में एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध। बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था वेंसीटार्ट। ठीक, अगला थे वेरेलस्ट। वेरेलस्ट 1767 से 69 के बीच में आए, जिनके समय द्वैध शासन के समय जब बंगाल का गवर्नर जनरल था तो उस समय ये शासनकाल में आया था वेरेलस्ट। ठीक है, अगला थे कार्टियर। 1769 से 1772 इनका शासनकाल रहा, और इनमें जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी वो थी 1770 में बंगाल में आधुनिक भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा था 1770 में। किसका, तब उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, वो हुआ गवर्नर कौन हुआ करता था, तो उस समय हुए थे कार्टियर। ठीक, याद रखिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल रहा 1772 से 1774 के बीच में। अब इनके जो शासनकाल में घटना घटित हुई है हम उसको देख लेते हैं, क्या क्या इनके शासनकाल में घटना घटित हुई। अब जो वॉरेन हेस्टिंग थे, उनकी जब ये गवर्नर थे तब कौन सी घटना घटित हुई, और जब गवर्नर जनरल बने तब कौन, दोनों हम देखेंगे। तो लेकिन जब ये गवर्नर थे तो एक घटना यह घटित हुई महत्वपूर्ण, यह भारत का अंतिम गवर्नर था। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन को किसने समाप्त किया, वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। ये फैक्ट आप लोग को याद करना ही पड़ता होगा, सब लोग जानते ही होंगे। तब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद
कुछ बदला, माहौल बदला और फिर आ गया बंगाल का गवर्नर जनरल। गवर्नर पद से हटा करके उसका नाम गवर्नर जनरल कर दिया गया और उस समय पहला गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था, वही भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब इसके समय में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। इसको हम सारी घटनाओं को याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, सारी तो नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उस समय बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के। याद रखिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? पहला 1775 से 1782 तक चला था। इसके समय भी शासन में थे वॉरेन हेस्टिंग। द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय भी थे ये 1780 और 84 के बीच में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जब हुई थी 1974 में, तब भी उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नंद कुमार को गलत आरोप में फांसी दी गई थी 1775 में। किसने दिलवाई थी? वॉरेन हेस्टिंग ने दिलवाई थी। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, तो किसके शासनकाल में आया था? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया था। कलकत्ता में सरकारी टकसाल की स्थापना भी हुई थी इसी के शासनकाल में। दस्तक के प्रयोग पर प्रतिबंध भी लगाया गया था। दस्तक का प्रयोग आप जानते होंगे पास हुआ करता था, जो इतिहास पढ़े हैं वो जानते होंगे। 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित किया गया था। 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा भी स्थापित इसी के शासनकाल में हुआ था। आगे इसका देख लेते हैं क्या क्या हुआ था। थोड़ा सा एक कम काम कर रहा है। चलिए अगला जो है वो सालबाई की संधि, वेरी इंपॉर्टेंट। सालबाई की संधि भी इसी के शासनकाल में हुई थी 1784 में, और ये भी याद रखिए 1784 में ही सालबाई की संधि हुई थी। और 1784 में क्या हुआ था? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। इजारेदारी प्रथा की भी शुरुआत हुई। देशी रियासतों के संबंध में घेरे की नीति जो अपनाई गई थी, उसको किसके शासनकाल में? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। 1775 में अस्फुद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि भी इसी से संबंधित थी। फैजाबाद की संधि। ठीक है, अब अगले बढ़ते हैं। अगला जो एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था, इसमें भारत में किए गए कार्यों के लिए इंग्लैंड में महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग भी चलाया गया था। कब? जो भी इन्होंने भारत में काम किए उसको लेकर के उसमें महाभियोग भी चला था। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब दूसरा जो गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका शासनकाल रहा 1786 से 1793 में। इसके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसमें एक थी आंग्ल मैसूर का युद्ध। कौन था? थर्ड जो आंग्ल मैसूर वार था इसी के शासनकाल में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। कब हुआ था? 1790 से 1792। और क्या हुआ था? कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना। 4 जो प्रांतीय न्यायालय स्थापित किए गए थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थापित किए गए थे। बंगाल में अस्थाई भूमि बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त बढ़ाया था ना, अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में इसी के शासनकाल में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अगला क्या है? भारत नागरिक सेवा व पुलिस सेवा व्यवस्था के जनक कौन थे? जो भारत में नागरिक सेवा है और आईपीएस पुलिस सेवा है, ये भी इसी की देन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। न्यायिक क्षेत्र में सत्य के पृथक्करण के सिद्धांत का जन्म, जो सत्य का पृथक्करण सिद्धांत है उसकी देन भी कॉर्नवालिस था। कब लाया गया था? 1793 में। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना भी इसी के शासनकाल में हुई थी कॉर्नवालिस के। अगला जो था वो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 ईस्वी में हुई थी, वो भी कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। और जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए थे। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में सभी अधिकार कलेक्टर को सौंप दिए गए थे, राज्य के, जिले के। और एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत गाजीपुर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आया हुआ है। एकमात्र ऐसा कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि गाजीपुर में है? तो आप कह देंगे इसमें किसकी है? कॉर्नवालिस की है।
अगले जो थे वो सर जॉन शोर थे, जिसका शासनकाल रहा 1793 से 1798 ईस्वी में। इसमें जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक। और निजाम मराठा के बीच जो खरदा का युद्ध हुआ था, खरदा का युद्ध कब हुआ था? खरदा का युद्ध हुआ था 1795 ईस्वी में। तो निजाम और मराठा के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1795 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उस समय गवर्नर जनरल थे सर जॉन शोर। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति किसने अपनाई थी? इसने ही अपनाई थी कि देशी राज्यों के प्रति ना तो आक्रामक अपनाया जाए, ना तो कोई उनके ढील दी जाए। तो चलिए अगले जो थे वो हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था वो हुआ था सहायक संधि प्रणाली। जो भारत में सहायक संधि प्रणाली लाई गई, किसने लाई थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने लाई थी। भारत इसमें लॉर्ड सहायक संधि प्रणाली द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया। सब और एक महत्वपूर्ण चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। और कौन था इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। द्वितीय मराठा युद्ध कब तक चला था? 1803 से 1805 ईस्वी तक चला था। और आगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। कलकत्ता में इसकी स्थापना भी लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला जो है वो 31 दिसंबर 1802 को बाजीराव द्वितीय के साथ बेसिन की संधि किसके साथ हुई थी? बाजीराव द्वितीय के साथ और लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सहायक संधि द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए प्रांत क्रमशः, सहायक संधि द्वारा जो भारत में, अब देखिए पहला ही फैक्ट था सहायक संधि का जो जन्मदाता था वो था लॉर्ड वेलेस्ली। और जो सहायक संधि प्रणाली द्वारा जो राज्य मिलाए गए थे, कब मिलाए गए थे? सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, मराठा 1802 में, भोसले 1803 में। तो ये राज्य सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से ब्रिटिश राज्य में मिला लिए गए थे। शासन किसका था? लॉर्ड वेलेस्ली के था। प्रथम सहायक संधि 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी। पहला सहायक संधि किसके बाद? हैदराबाद के निजाम, जिसमें दिया है 1798। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 के दौरान टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी उस समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली ही था। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में और 1798 में ही ये हुआ था। इसके टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में कुछ फैक्ट और है, ये भी आप लोग याद रखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम बना यही थे लॉर्ड वेलेस्ली। 1802 में एमिन्स की संधि के तहत पौंडीचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दी गई। फ्रांसीसी को पुनः प्रदान की गई एमिन्स की संधि के साथ तहत 1802 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो सवाल है वो है भारतीय प्रेस पर सर्वप्रथम 1799 में सेंसरशिप लागू की गई, जिसके तहत अब संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना अनिवार्य कर दिया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों का लाल किला पर कब्जा। अंग्रेजों का लाल किला में जो कब्जा हुआ था वो भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड लेक के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लेक के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग इसमें ध्यान में रख सकते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के संदर्भ में। अगले जो थे वो थे सर जॉर्ज बार्लो थे 1805 से 1807 में। इसमें एक ही महत्वपूर्ण घटना हुई थी, बेल्लौर में सिपाही विद्रोह 1806 में एक हुई थी, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे सवाल में अलग अलग तरीके से ये पूछा जाता है। अगला जो है वो है कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 इनका शासनकाल रहा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई, महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी 1809 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग, इसकी बात की जाती है। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823
1813 से 1823। जो प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध था 1814 से 1816, इस समय कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग थे। और सुगौली की संधि 1816 में हुई थी, इसमें भी शासनकाल इन्हीं का था। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध इन्हीं के संदर्भ में हुआ था। पिंडारियों का दमन 1817 से 1818 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। बंगाल में काश्तकारी अधिनियम भी लागू हुआ 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। अगले जो हैं वो हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। एमहर्स्ट हैं, देख लेते हैं। काम नहीं कर रहा है क्यों? ठीक है, तो जो एमहर्स्ट हैं इनके 1823 से 1828 तक इनका शासनकाल रहा। और प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध जो 1824 से 26 के बीच में हुआ था, आंग्ल वर्मा युद्ध, वो इसी के शासनकाल में हुआ था। बैरकपुर की छावनी में जो विद्रोह हुआ था 1824 में, वो भी लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे हैं, ये हुए हमारे लॉर्ड जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब बात आती है भारत के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात खत्म हुई, अब भारत के गवर्नर जनरल की बात आती है। ठीक है, जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इनका शासनकाल रहा 1828 से 1835। 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल पद समाप्त, भारत का गवर्नर जनरल उसको बोलना जाने लगा। जब उनका अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा जैसे जैसे बढ़ता गया, उनका पद भी वैसे वैसे बढ़ता गया। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के संबंध में घटनाएं घटित हुई हैं उसको हम देख लेते हैं। पहली घटना है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत की प्रथम गवर्नर जनरल, ये था। और जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो था सती प्रथा का समापन। सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। किसकी भूमिका रही उसमें? लॉर्ड विलियम बेंटिक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगला जो था वो ठगी की समाप्ति। ठग होते थे पहले, कहीं जाता था कोई लूट लेते थे। 1830 ईस्वी में ठगी अधिनियम लाया गया, ठगी विरोधी अधिनियम, वो भी इन्हीं के शासनकाल में लाया गया। जो नर बलि का जो अंत था, नर बलि प्रथा का अंत 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत लाया गया था। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1835 में। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट काल रहा, शासनकाल रहा लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ठीक है, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली, इन सब का समापन किया। और 1833 का जो अधिनियम था उसके तहत चार्टर अधिनियम, उसमें मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई 1835 में। कहां पर? कलकत्ता में। ठीक है, बाकी अगला जो है सरकारी सेवाओं में भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। अंग्रेजों भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की जो सरकारी भाषा बनी वो 1835 ईस्वी में। शासनकाल किसका था? लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। ठीक है, बाकी इसमें कुछ और घटनाक्रम हुए थे उसको भी देख लेते हैं। बेंटिक के काल में आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य विवाद हुआ, इसमें शिक्षा को लेकर के डिविजनल कमिश्नर की नियुक्ति की गई। कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद किया गया व न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल। ठीक है, इसमें अगला है अफीम के व्यापार को नियमित किया गया और अब यह केवल बंबई से ही निर्यात किया जा सकता था। ठीक है, विधि आयोग का गठन हुआ। अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की गई। कुप्रशासन को आधार बनाकर कुर्ग व कछार रियायतों का विलय किया गया। ठीक है, ये सारी घटनाएं इनके शासनकाल में हुई थी। अगले थे चार्ल्स मेटकॉफ। इनका शासनकाल रहा, चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल रहा
1835 से लेकर के 1836। वेरी इंपॉर्टेंट एक इनका क्या रहा घटनाक्रम इनके मेटकॉफ के शासनकाल में कि समाचार पत्र पर प्रतिबंध हटा दिया। इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले थे ऑकलैंड। 1836 से 1842 तक इनका शासनकाल रहा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक चला था। किसके शासनकाल में हुआ था? ऑकलैंड के शासनकाल में। कंपनी रणजीत सिंह तथा अफगान शासक शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुई। किसके शासनकाल में? ऑकलैंड। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो आए। 1842 से 1844 तक इनका शासन चला। सिंध का अंग्रेजी राज्य में अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में विलय कर लिया गया। इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। एलनबरो का कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। ठीक है, एलनबरो को याद रखिएगा। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का शासनकाल रहा 44 से 48, 1844 से 48। इसमें क्या हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 46 और लाहौर की संधि हुई 1846। वेरी दो घटनाएं हुई, इसको दोनों याद रखिएगा। अगला लॉर्ड डलहौजी, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो कि 1848 से 49 के मध्य हुआ था। 29 मार्च 1949 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ डलहौजी के शासनकाल में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ। प्रसिद्ध व्यपगत के सिद्धांत की शुरुआत हुई। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त की गई। कुशासन के आरोप में अवध 1856 में तथा अधिक कर्ज लेने के आरोप में वराड़ में अंग्रेजी शासन मिलाए गए। अंग्रेजी शासन में मिलाए, उल्टा सीधा आधार बना करके मिलाया गया। ठीक है, प्रथम रेलवे लाइन बनी 1853 में। शासनकाल था किसका? शासनकाल था लॉर्ड डलहौजी का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का, जिसमें प्रथम रेलवे चलाई गई बंबई से थाने। ठीक है, 1853 में। सर चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति पर डिस्पैच, संथाल विद्रोह, ये सब 1856 में हुआ था, इसी के शासनकाल में। प्रथम विद्युत तार टेलीग्राफ की शुरुआत 1852 में। पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन, ये भी इसी के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के। शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थानांतरित की गई थी, किसके शासनकाल में? डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्य, जो हड़प नीति जिसको बोला जाता था, व्यपगत सिद्धांत बोला गया। किसमें? सतारा को मिला लिया गया पहले 1848 में, जैतपुर को मिला लिया गया, संभलपुर को 49 में मिला गया, बघात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में मिला लिया गया था। किसके? व्यपगत सिद्धांत के आधार पर। और डाकघर अधिनियम पारित किया गया। विधवा पुनर्विवाह जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुआ था, सती प्रथा का अंत, उसका लॉर्ड डलहौजी में उसी का एक प्रवृत्ति मानी जाती है। विधवा पुनर्विवाह को अधिनियमित किया गया 1856 में। मसौदा तैयार किया गया था इसका। ठीक है, सिक्किम को भारत में विलय कराया गया था कब? 1856 के आसपास, इसी के शासनकाल में। वेरी इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, याद रख लीजिएगा। भारत के लिए उप गवर्नर का पद सृजित किया गया। किसने किया? डलहौजी। अब देखते हैं भारत के वायसराय। भारत के जो वायसराय थे, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उसका पद समाप्त करके भारत के वायसराय का पद सृजित किया गया और लॉर्ड कैनिन को बनाया गया पहला वायसराय। 1856 से 1862 तक इनका कार्यकाल रहा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय, ये याद रखिएगा, आ जाता है एग्जाम में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिन। 1857 का विद्रोह हुआ, 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये सारी चीजें इनके शासनकाल में हुई। बंबई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी इन्हीं के शासनकाल में लाया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बंबई, मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत दंड संहिता 1858 का सृजन किया गया। सिविल दंड संहिता 1859। भारत कंपनी के शासन की समाप्ति व शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज में। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त होकर के ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में
आ गया था। आप लोग को पता ही होगा, ब्रिटिश कंपनी एक कंपनी थी, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे भारत में जियो है, वैसे ही ब्रिटिश की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में व्यापार करने आई थी, बाद में भारत में शासन करने लगी। 1857 का विद्रोह हुआ तो कंपनी का शासन समाप्त होकर के शासन कर दिया गया ब्रिटिश क्राउन का, मतलब ब्रिटिश सरकार का शासन आ गया 1858 से। 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, उसके भी शासन किसके शासन काल में हुआ था? वो इन्हीं के शासन काल में हुआ था। नागरिक विधि संहिता और फौजदारी विधि संहिता सर्वप्रथम भारत में आयकर लगा, इसे ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रथम आयकर कब लगाया गया? तो इन्हीं के शासन काल में लगाया गया था, लॉर्ड कैनिंग के। ठीक है, अगले जो थे वायसराय, वो थे लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन प्रथम 1862 से 63। इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, जो बहावियों का आंदोलन हुआ था उसका दमन किया था, बहावियों के आंदोलन का दमन हुआ था लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासन काल में। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869। प्रथम हस्तक्षेप नीति, रिंग फेस नीति अपनाई गई थी सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। 1866 में उड़ीसा तथा 1868-69 में राजपूताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था। जब उड़ीसा, राजपूताना, बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा था, उस समय किसका शासन था? उस समय था लॉर्ड जॉन लॉरेंस का, जो भारत का वायसराय था। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण किया गया था। ठीक है, इसके शासनकाल में लॉर्ड जॉन लॉरेंस यूरोप के साथ संचार व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक, अब लॉर्ड मेयो का शासनकाल था 1869 से 1872। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण किया गया। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना, कार्यकाल के दौरान ही एक अफगान का अंडमान में हत्या, एक अफगानी ने इनकी हत्या कर दी थी कार्यकाल के दौरान ही। कहां पे? अंडमान में, लॉर्ड मेयो की। 1872 में भारत का पहला जनगणना जो किया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1872 में भारत की पहली जनगणना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। 1872 से 1876 इनका शासनकाल रहा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था, कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में, और 1872 में इसका शासनकाल समय था। और बिहार में जो अकाल पड़ा 1873, बिहार में अकाल 1873 में पड़ा, और पंजाब में कूका विद्रोह, ये दोनों चीजें हुई थी नॉर्थब्रुक के शासनकाल में। आगे है लॉर्ड लिटन, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन का काल रहा 1876 से 1880, 1876 टू 1880। दक्कन में भीषण अकाल पड़ा था। दक्कन में अकाल लिटन के काल में हुआ था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग था, रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1878 में, इसी के शासनकाल में हुआ था। महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए हिंद की उपाधि दी गई थी 1877 में, केसर-ए हिंद महारानी विक्टोरिया। और प्रसिद्ध वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, ये भी इसी के शासनकाल में हुआ था, लिटन के। और अनुबंधित सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी लिटन के काल में। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, राजकीय उपाधि अधिनियम, और प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन, ये इंपॉर्टेंट है, 1877 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड लिटन। आगे बात आती है लॉर्ड रिपन की। ठीक है, लॉर्ड रिपन की बात आती है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो इनका शासनकाल रहा 1880 से 1884। इसमें प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया गया था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो स्कूली शिक्षा से संबंधित है। इसमें हंटर आयोग की नियुक्ति की गई 1882 में, काल था लॉर्ड रिपन का। प्रसिद्ध इल्बर्ट बिल विवाद भी हुआ था इसी के शासनकाल में। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत भी हुई थी 1882 में, रिपन के काल में। और प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत, नियमित जनगणना किसकी शुरुआत हुई थी, किसके शासनकाल में? ये हुई थी लॉर्ड रिपन के। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का वापस लिया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, इसके पहले जो हमने बताया किसके शासनकाल में? लिटन के, लेकिन इसको हटाया गया किसके शासनकाल में? रिपन के। ठीक है, रिपन ने इसको हटा दिया, ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान की संधि हुई थी 1881 में, और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को नियमीकरण किया गया रिपन के काल में। आगे हैं डफरिन, लॉर्ड डफरिन
1884 से 1888 में वायसराय बने। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में इसकी इन्हीं के जिम्मेदार थे, इन्हीं के द्वारा की गई थी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, 1885 से 1888। बंगाल में कृषक अधिनियम पारित किया गया था 1885 में, लॉर्ड डफरिन के काल में। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय, भारत का विलय हो गया था बर्मा का 1888 के आसपास। पंजाब में टेनेंसी एक्ट 1887 पारित किया गया। और एचिसन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट आयोग, एचिसन आयोग नागरिक सेवा के विकास के लिए भारत में आया। किसके काल में? ये डफरिन। इसके बाद लैंसडाउन थे, 1888 से 1894 तक इनका शासनकाल था। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो मणिपुर विद्रोह था 1891 में। दूसरा था भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1892, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश भारत में और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग 1892 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है डूरंड आयोग, ठीक। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अपर इंडिया, ये भी 1893 में। तिलक द्वारा गणपति महोत्सव की घोषणा की गई 1893 में, उस समय था वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन। और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लाया गया, कौन था वायसराय? लैंसडाउन था। ये सारी घटनाएं आपको पता चल जा रही हैं। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे और पहले इतिहास पढ़े रहे होंगे तो आपका रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 1899 में, इसमें क्या हुआ था? इनके शासनकाल में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब में भयानक अकाल पड़ा था और लॉयल कमीशन के नाम से अकाल आयोग का गठन किया। तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की घोषणा भी की गई। चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1897 में चापेकर बंधुओं द्वारा पूना में 2 अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की गई थी। इसके काल में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के काल में। करजन का काल हम लोग देख लेते हैं, 1899 से 1905। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की कृषि कार्यों की देखरेख हेतु नियुक्त की गई थी। किसने नियुक्त किया था? लॉर्ड करजन ने किया था। आगे जो है नए प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन किया करजन ने। यह हर्षब्रेंड के नेतृत्व में शिष्टमंडल लहासा गया था तिब्बत। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में, भारत लोक सेवा मंडल 1905 में, सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन हुआ 1902 में करजन के काल में। सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन 1900 में। कौन था वायसराय? करजन था। बंगाल विभाजन, वेरी इंपॉर्टेंट, बंगाल विभाजन भी इसी के काल में हुआ था। और रेलवे बोर्ड की स्थापना भी 1905 में हुई थी करजन के काल में। और गुप्तचर व्यवस्था भी करजन ने लाई थी। पूसा में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी हुई थी 1903 में करजन के काल में। और एक इंपॉर्टेंट जो है, जो पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी 1901 में की गई थी करजन के नेतृत्व में। सर रॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था 1902 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के संबंध में कहा गया था, कांग्रेस अब मरणशील है और मेरी इच्छा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग कर दूं, इसने ही कहा था, ठीक है। वर्ष 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किसने लाया था? इसने ही लाया था, लॉर्ड करजन ने। अब लॉर्ड मिंटो प्रथम हम लोग पढ़ चुके हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल था 1905 से 1910 में। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1906 में। इसी के काल मिंटो के काल में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। आंग्ल रूसी मित्रता संधि हुई थी 1907 में। खुशीराम बोस को फांसी दी गई थी। तिलक को 6 वर्ष का कारावास दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है इसी के काल में। भारतीय परिषद अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। मिंटो द्वितीय जो हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, यही थे लॉर्ड मिंटो। और जो सूरत से कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, उस समय वायसराय था लॉर्ड मिंटो। अब देखते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग का काल था जो वो था 1910 से 1916।
ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था, कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911 को। कौन था उसमें भारत का वायसराय? हॉर्डिंग था। दिल्ली में बंगाल विभाजन रद्द तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की घोषणा की गई थी 1911 में। किसके काल में? हॉर्डिंग द्वितीय के। भारत की राजधानी बनी 1912 में। हॉर्डिंग ने के दिल्ली प्रवेश में उस समय बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? 23 दिसंबर 1912 में। प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था इसी में, 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध भी। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट भी आए थे 1915 में। ये भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण कालक्रम रहा था इनका। बाकी जो अगला है वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड हुए 1916 से 1921। इसमें क्या हुआ? तिलक और बेसेंट द्वारा क्रमशः अप्रैल एवं सितंबर में होम रूल लीग की स्थापना की गई 1916 में। इंपॉर्टेंट है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में, ये भी इन्हीं के काल में हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय थे, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीयों को सेना में सम्राट द्वारा कमीशन मिलने की अनुमति, ठीक है। रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1919 में लाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1920 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी 1920 में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1 अगस्त 1920 की हुई थी। इन सबके घटनाओं के काल में कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पूना में हुई थी 1916 में। इस समय भी था चेम्सफोर्ड वायसराय। और सर एस.पी. सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे एस.पी. सिन्हा जी, ठीक है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, इस समय भी चेम्सफोर्ड ही था भारत का वायसराय। ये भी आप लोग याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है 1919 का। और लखनऊ कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन है 1916 का। इस समय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, मैंने बता ही दिया 1916 में। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी हुआ था 1916 में, ये भी याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया गया था, ये बहुत आता है सवाल में। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में शुरुआत की गई थी और इस समय थे चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था इन्हीं के शासनकाल में। और साबरमती आश्रम की स्थापना भी 1917 में हुई थी। उस समय कौन था भारत का वायसराय? चेम्सफोर्ड, ठीक है। अगले थे लॉर्ड रेडिंग। लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था, इनका भी शासनकाल। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था 1 नवंबर 1921 को, ठीक है। उस समय कौन था? लॉर्ड रेडिंग वायसराय थे। भारत के दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 को। कहां हुआ था? दक्षिणी पश्चिमी तट पर हुआ था। ये भी मुस्लिम विद्रोह था दरअसल, ये भी हुआ था लॉर्ड रेडिंग के शासनकाल में। एम.एन. रॉय द्वारा ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दल का जो गठन किया गया था, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1921 में किया गया था। इस समय कौन थे भारत के वायसराय? लॉर्ड रेडिंग। एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम और हुआ था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। इस समय भी इसके कौन थे हमारे वायसराय? लॉर्ड रेडिंग थे। असहयोग